वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में, लाइफ प्रोसेस। कुछ तुम लोगों ने वैसे पढ़ा है ना। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है अपने, है ना। जैसे इसमें अपने को न्यूट्रिशंस के बारे में देखना है, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन। ये सब कुछ अपने लाइफ के पार्ट है। जैसे अगर अपन बात करें, अपन को कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन करना है, जैसे ब्रीदिंग भी करनी है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन से मिल रही है। अब बात कर ले ब्रीदिंग की, है ना। तो ब्रीदिंग से के लिए क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फूड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो उसके लिए रेस्पिरेशन। फिर अब फूड को ब्रेक डाउन कर लिया, एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, तो उस एनर्जी को भी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन किया, अब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जाएगी, है ना। एनर्जी के फॉर्म में जाओ, किसी ऑक्सीजन जाओ। अब ऑक्सीजन जाती है तो फिर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए तो हार्मफुल है, तो उसको बाहर भी निकालना है। उसके लिए कौन सा हो जाएगा, एक्सक्रिएशन। तो अपने को मेजरली इन 4 टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में देखना है। कौन कौन से, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। आज का मेजरली टॉपिक अपन बात करेंगे न्यूट्रिशंस के बारे में। अब देखो, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे अपन ने 9th क्लास में एक चीज़ देखी थी कि सेल डिवीजन होती है ना। सेल अपने आप को दो दो पार्ट में, 2 से 4 पार्ट में बांट लेती है, जिससे कि क्या होगी, वो ग्रोथ करती है ना। तो सेल के डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के लिए अपने को क्या जरूरी है, न्यूट्रिशंस जरूरी है। जैसे रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं तो बॉडी को तो एनर्जी तो चाहिए, है ना। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसी प्रोसेस से, जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस। क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। और उससे पहले अपन बात कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है ना। तो अपन ने डेफिनेशन लिखी है कि ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म टू जॉब ऑफ बॉडी मैनेजमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। या फिर बेसिक परफॉर्मेंस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेनिंग देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी बॉडी को इस एनवायरनमेंट में या इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए जिन प्रोसेस का यूज करेंगे वही क्या हो जाएंगे, लाइफ प्रोसेस। मेजरली अपने को किस किस के बारे में बात करनी है, न्यूट्रिशंस के बारे में, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। इनके अलावा भी होते हैं, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी देखना पड़ता है अपने को, वो नेक्स्ट चैप्टर में। फिर एक रिप्रोडक्शन भी देखना पड़ता है। अपन ने जैसे छोटी क्लासों में बात की है कि 2 चीज होती है, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग। अब लिविंग और नॉन लिविंग में भी जब डिफरेंस करते हैं तो अपन छोटी क्लासों में तो कहते थे जो चलते हैं वो लिविंग है, जो नहीं चलते वो नॉन लिविंग है। बट अब अपन कहते हैं जो जो ये लाइफ प्रोसेस जिनमें हो रहे हैं, कैसे, रेस्पिरेशन, सॉरी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब जिनमें होते हैं वो तो क्या होते हैं, लिविंग थिंग। और जिनमें नहीं होते वो क्या है, नॉन लिविंग। यही रीजन है कि अपन वायरस को क्या मानते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग। कनेक्टिव, अपन उसको क्या कहते हैं, लिंक मानते हैं। न वो लिविंग है न वो नॉन लिविंग है। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि उसमें खुद से क्या नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वो खुद अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे एक, तुम अपन ने देखा है कि कोविड वाले टाइम में एक बहुत बड़ी बात चली थी, लॉकडाउन, है ना। लॉकडाउन का रीजन भी अपन ने क्या बताया कि अगर वायरस कुछ टाइम तक किसी लिविंग थिंग के पास नहीं आया तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब छोटा लाइफ साइकिल, अगर वो रिप्रोड्यूस कर लेगा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, खुद को रिप्रोड्यूस, यानी नंबर बढ़ा लेगा, तब तो वो वापस सरवाइव कर जाएगा। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो वो मर गया। वो मर गया मतलब उसकी नंबर सारे के सारे खत्म। तो वायरस के अंदर सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो किसी और की बॉडी में जाएगा। जैसे वायरस अपने अंदर इन्फेक्टेड हुआ, अपने सेल को लेगा और अपने सेल के डीएनए की हेल्प से वो क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट करता है या खुद का रिप्रोडक्शन करता है। दैट्स वाई अपन वायरस को कहते हैं नहीं तो ये लिविंग में है ना ही नॉन लिविंग में, ये दोनों के बीच में। जब लिविंग के साथ रहेगा, जैसे किसी ह्यूमन में इन्फेक्टेड हो गया तब तो वो लिविंग के जैसा बिहेवियर कर रहा है, और जैसे नॉन लिविंग में चला गया तब वो कैसा बिहेव करेगा, नॉन लिविंग। जैसे अगर टेबल पे पड़ा है तो वो कैसा है, नॉन लिविंग। और अगर मेरे को इन्फेक्टेड हो गया, मैं जैसे जुकाम हो जाता है ना, तब अपने अंदर वायरस ही जा रहा है। अगर वो वायरस इन्फेक्टेड हो गया अब वो क्या है, लिविंग है। क्या है, लिविंग। तो ऐसे ही अपने को देखना है। आज न्यूट्रिशंस के बारे में बात करेंगे। तो देखो, न्यूट्रिशंस इज अ प्रोसेस टू इनटेक द न्यूट्रिशंस। अब न्यूट्रिशंस कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट, मिनरल्स, है ना। ये सारे क्या है, अपने न्यूट्रिशंस है। और इनको इनटेक करने का प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है,
बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब मेजरली अपन देखते हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस विच फूड इज ऑब्टेन्ड इन द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइज इन द प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो इसमें एक वर्ड आया मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, यानी जो अपन एनर्जी ले रहे हैं, अब एनर्जी से करूंगा क्या, मैं एनर्जी लूंगा तभी तो मैं बाकी सारी जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है उनके लिए एनर्जी भी जरूरत है। वो एनर्जी अपन किस प्रोसेस से लेते हैं, न्यूट्रिशंस के प्रोसेस से। किससे, न्यूट्रिशन से। मेजरली दो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, है ना। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉप्स और एक हेटरोट्रॉप्स, जिसमें ऑटोफिक जो होगा वो खुद अपना भोजन बनाएंगे, है ना, फूड दे मेक देयर ओन फूड, और हेटरोट्रॉप्स अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते। तो पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, ऑटोट्रॉप्स। बट उससे पहले न्यूट्रिशंस होता क्या है, एनर्जी को इनटेक करना, किसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए। आई बात इतनी समझ में। नेक्स्ट लेते हैं, देखो ऑटोट्रॉप्स, वैसे तुम अपन सब नहीं छोटी क्लासों से ही देखना शुरू कर दिया, दे मेक देयर ओन फूड, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। पर एकदम दिमाग में बात आती है, मम्मी खाना खुद ही बनाती है ना, मम्मी तो खाना खुद बनाती है, तो मम्मी क्या हुई, ऑटोट्रॉप्स, है ना। नहीं, हाँ, मम्मी क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। ऐसा क्यों, अच्छा, इसका मतलब कच्चा फूड से पक्का फूड बनना क्या हो जाएगा, हेटरोट्रॉप्स, है ना। बट एक्चुअल में क्या रीजन है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, इनको यूज करके, ये होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंट। कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंट। इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंट में कन्वर्ट करने की पावर रखते हैं, इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंट में कन्वर्ट करने की पावर रखते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो दैट्स मीन कि वो फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंट से। किससे, इनऑर्गेनिक। जिससे बहुत बार बच्चों से पूछ लिया जाता है ना कि भाई मम्मी क्या है, ऑटोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप्स, तो वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मम्मी ने खाना खुद बनाया है ना। अपन क्या कहते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब जैसे मैं कभी खाना खुद बनाऊंगा तो कहूंगा आज आज के लिए ऑटोट्रॉप्स हूं, कल से हेटरोट्रॉप्स, क्या ऐसा होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि फूड अपन ने सिर्फ और सिर्फ उसको कुकिंग की है, अपन ने उसको प्रिपेयर नहीं किया। प्रिपेयर तो किसी प्लांट ने किया होगा, है ना। उसने किससे प्रिपेयर किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंट से। किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंट। तो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड, है ना। ये अपना खाना खुद बना रहा है फ्रॉम, यहां से बात देखो, छोटी क्लास में थे तुम लोगों ने देखा होगा, जब अपन बहुत छोटी क्लास में थे तब से ऑटोट्रॉफ्स आ रहा है ना। बट अब कुछ तो नया लिखना पड़ेगा, तो उसमें अपन को ये ऐड करने पड़ेगा, फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक जो मटेरियल थे उनसे क्या बना रहे अपन, अपना फूड। अपन नहीं बना रहे, प्लांट्स बना रहे। वो क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग। अब देखो मैंने वर्ड यूज किया सराउंडिंग, यानी वहां सराउंडिंग में सनलाइट भी ले लेंगे, कुछ में होते हैं कीमोट्रॉपिक होते हैं, जैसे सनलाइट से जो यूज कर रहे हैं, ऐसे कैसे कुछ केमिकल से भी अपना फूड बना लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया, उनमें केमिकल्स की हेल्प लगती है, तो वो ठीक है विथ हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट से क्या कर लेते हैं, वो अपना फूड बना लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। जैसे ग्रीन प्लांट्स, एक्सेप्शन दिया है कसकुटा, पढ़ा है तुमने, है ना, याद भी रखना है। और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड कीमोसिंथेसिस से भी बना लेते हैं, यानी केमिकल चेंज से। किससे, केमिकल चेंज से। और कुछ जो होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से। किससे, सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। आगे बात करें अगर, हाँ, ये कसकुटा क्या है ना, तो कसकुटा एक प्लांट है, ठीक है, एक तरह की से अपन बेल समझते हैं ना सब, कुछ प्लांट्स के ऊपर एक बेल लगी रहती है, ठीक है। ये देखो डायग्राम मैंने लगाया है, कोशिश तो की है ना। तो इसके अंदर ये क्या है कि एक प्लांट है, ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये कसकुटा क्या करेगा, इसके अंदर से ही प्लांट को में से ही फूड को लेगा। तो दैट्स मीन ये किसी और से ले रहा है फूड, खुद तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। दैट्स वाई ये कैसा हो जाएगा, हेटरोट्रॉप्स। क्योंकि हेटरोट्रॉप्स प्लांट के एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कसकुटा, ठीक है। और ये क्या करता है, दूसरे प्लांट के, जैसे मान लो ये एक खेजड़ी है आई थिंक, ठीक है, उसके ऊपर ये क्या कर गया, चढ़ गया, उसके स्टेम के अंदर अपनी रूट्स वगैरह को डाल लेता है, और उससे क्या कर लेता है, सक कर लेता है फूड को, है ना। इसमें क्लोरोफिल नहीं है ना, दैट्स वाई ये क्या नहीं कर पा रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है, अब देखो, इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सी चीजें जरूरी है ना। न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स
फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस करवाएं अपन किसी में भी तो उनके लिए कुछ चीज़ें होनी जरूरी है। जैसे तुम लोगों ने जादू वाली मूवी देखी, ऋतिक रोशन, आइला जादू है, उसमें वो जादू करता है, धूप धूप धूप, मेरे को धूप चाहिए, फिर उसको धूप में ले जाके खड़ा करते हैं, वो चार्ज हो जाता है और फिर वो एकदम से ऐसे ऐसे उड़ाने लग जाता है ऋतिक रोशन को, वरना ऋतिक रोशन कूदता रहता है पर उड़ नहीं पाता है। वैसे वैसे अपने प्लांट्स के साथ होता है, इनको भी क्या चाहिए, धूप चाहिए, यानी सनलाइट चाहिए। तो फोटो एंड सिंथेसिस दो वर्ड से बना है। फोटो का मतलब लाइट, क्या, लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जो फूड बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फिर वही बात हो गई, छोटी क्लास की बात है ये तो, है ना। बट अपन कहेंगे ग्रीन प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स, दे सिंथेसिस देयर फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखो वर्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक तो सनलाइट, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, ये सारे अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं आएगी तो सनलाइट नहीं आएगी तो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, है ना। तो एनर्जी तो ले रहे हैं सनलाइट से, उस सनलाइट को यूटिलाइज कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। और वो किसके अंदर चेंज करवाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और वो कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनकी हेल्प से वो क्या बनाएगा, अपना फूड बनाएगा। और ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज और देखनी है अपने को, देखो क्यों कर रहा है, ठीक है। देखो अपन पहले देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनटेक कैसे करता है प्लांट। जैसे अपने अंदर क्या होते हैं, नोस्ट्रियल होता है, अपना नोज होता है, जिससे कि अपन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। हाँ वेरी गुड, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ना। थोड़ा जागता रहना जरूरी है जिंदगी में, वरना क्या हो जाता है, लोग खेल के चले जाएंगे। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और बाहर क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। किससे होता है, लीफ से, है ना। लीफ में तिन्नी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, जिनको अपन क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जो किसके लिए हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, क्वेश्चन आता है तो अपन क्या कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मतलब क्या करवाएगा, ऑक्सीजन को क्या कराएगा, बाहर छोड़ता है। देखो एक चीज बार बार पूछी जाती है जब अपन रेस्पिरेशन, इसके बाद का जो टॉपिक है, तो अपन कई बार पूछते हैं प्लांट रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस लेता है। तो बचपन से तुम लोगों ने सुना है कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। बट प्लांट रेस्पिरेशन के लिए तो कौन सी गैस लेगा, ऑक्सीजन। बट फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन तो जैसे अपने में सेल लेवल पे जैसा रेस्पिरेशन होता है वैसे ही किस में होगा, प्लांट में। बट प्रकाश ये फोटोसिंथेसिस के लिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां से इंटेक करेगा, एनवायरमेंट से। और एनवायरमेंट से इंटेक करवाने में कौन सा पार्ट हेल्प करता है, लीफ। और लीफ पे जो थिनी पोर होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो किससे गई, स्टोमेटा से। अब बात आई सर वाटर की, किसकी बात आ रही है, वाटर कहां से जाएगा, है ना। तो वाटर के लिए अगर अपन बात करें तो वाटर जाएगा, देखो वाटर फ्रॉम सॉइल। सॉइल में क्या होगी, रूट होगी, रूट, है ना। रूट टिप्स जो होते हैं वो बहुत क्या जाते हैं, ग्रेविटी के इनवर्ट, है ना। जैसे ग्रेविटी के इनवर्ट, वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और क्या करेंगे, अपना मोशन करेंगे। और किसको बढ़ा देंगे, अपनी लेंथ बढ़ाते हैं, किसके लिए, वाटर के लिए। किसके लिए, वाटर के लिए। और रूट से क्या जाएगा, अपने रूट से क्या गया, वाटर गया। रूट से क्या लिया उसने, वाटर। रूट से वाटर और स्टोमेटा से क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है कि सर सनलाइट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म काम आएगा, है ना। जैसे मान लो तुम लोगों ने देखा होगा सोलर प्लेट है ना। सोलर प्लेट के ऊपर जाके कोई लेट गया के अब बिजली चला लो, क्या चलेगी, नहीं। ऐसे कैसे, अपनी लीफ है, ये क्या है, एक तरीके से वैसे सोलर प्लेट ही है इसके लिए तो, है ना। यही तो केमिकल सॉरी ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करेगा, लीफ। कौन हेल्प करेगा, लीफ। अब लीफ का कौन सा पार्ट,
क्लोरोफिल। कौन सा पार्ट? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। किसको? सोलर एनर्जी। तो अब क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। इसके काम क्या क्या है अपने को ध्यान रखना जरूरी है, बोर्ड में सीधा तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ये आ गया क्लोरोप्लास्ट विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी क्लोरोफिल किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट किसके काम आ रहा है? साइट है जहां पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। जैसे अपना भोजन फूड कहाँ बन रहा है? घर में कहाँ बनाते हैं अपन खाना? किचन में, है ना। वैसे तुम लोगों ने छोटी क्लास में देखा होगा क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ प्लांट या फिर किचन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का किचन कौन है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों कहते हैं इसको? तो देखते हैं। इसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट है, क्या है? ग्रीन पिगमेंट। ये इनका रंग यानी कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ये क्या करता है? ये किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिजल है ना। अपन ने सेल ऑर्गेनिजल पढ़े हैं जब 9th क्लास में थे तुम, तो अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया, लाइसोसोम के बारे में बात की, अपन ने न्यूक्लियस के बारे में बात की, है ना। ये सब क्या थे? उनके सेल के पार्ट है। वैसे एक पार्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में थी वैसे ही थी। ठीक है। और एक चीज याद होगी तुम्हें, तो इसका सेल्फ, इसका खुद का क्या होता है? इसके पास न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस और क्या होता है इसके पास? डीएनए। और इसका क्या होता है इसके पास? राइबोसोम। यानी ये खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। ये अपना राइबोसोम और अपना न्यूक्लियस सॉरी डीएनए कंटेन करता है। क्या करता है? डीएनए और राइबोसोम। और एक कंटेन करता है, वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनिजल है जो न्यूक्लियस के अलावा, एक तो न्यूक्लियस तो अपना डीएनए कंटेन करता ही है, उसके अलावा दो और कौन है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों क्या करते हैं? अपना डीएनए और राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है पता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजल है। इसी के बेस पे अपन ने प्लांट और एनिमल को भी क्या किया है? डिफरेंट किया कि भाई जो जो ये कंटेन करेगा उसको मेजरली अपन ने क्या कहा? तो प्लांट है। और जिसके पास ये नहीं है वो एनिमल। तो अगर पूछ लिया जाए जादू क्या था, प्लांट या एनिमल, तो अपन जादू को ऐसे थोड़ा फाड़ के देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट। तभी तो उसके पास फोटोसिंथेसिस साइट थी, तभी तो वो धूप धूप कर रहा था। अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट होता तो उसको भी क्या कहते हैं? आज से तू भी क्या है? प्लांट है ना। बट वो तो अब जादू तो वापस चला गया था, तो अपन देख नहीं सकते, है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं घर जाके करने लग जाओ जादू दिखाओ, है ना। देखो अब ये है एक तरीके से डायग्राम है। डायग्राम वैसे अपने से पूछता नहीं है, बट अपने को मेन चीजें ध्यान क्या रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है वो क्या क्या हेल्प कर रहा है, तो उसके फंक्शन क्या क्या है। देखो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। जैसे सनलाइट आई उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। दूसरी चीज, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी, सॉरी सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी लिखा है कोई नहीं, सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी आई अपने पास, उसको केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करवाएगा? क्लोरोप्लास्ट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही यही है उसका। अगर मैं भी धूप में जाके ऐसे खड़ा रह जाऊं, है ना, थोड़ी देर तक और कहूँ वाह भूख खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड तो अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपन तो खुद भी ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और मैं कहूँ कि मेरे धूप पानी पिया, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड ली, और कहूँ कि धूप से क्या मिल जाए मेरे को? केमिकल एनर्जी मिल जाए। यानी केमिकल एनर्जी मिले तो मैं भी तो फूड बना सकता था, बट अपने पास क्या नहीं है? क्लोरोप्लास्ट की वो साइट नहीं है जिससे कि अपन किसको? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। अब वो करता क्या है? जैसे ही लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट होगी, अब यहाँ पे क्या होगी? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। यानी जो वाटर है H2O होता है ना, H2O होता है वाटर, ठीक है। ये क्या होगा? स्प्लिट होगा। क्या होगा? टूटेगा, है ना, टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बाय द सोलर एनर्जी। किससे? सोलर एनर्जी। जैसे ही सोलर एनर्जी आई तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। साथ में क्या निकलते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के फॉर्म में। अब इससे क्या होगा? जो कि यहां से वाटर ब्रेक डाउन हुआ, अब अपने पास कौन है? एक CO2 भी है ना। इसको अपन ने, तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना अपन ने, है ना। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने देखा है कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, एक रिडक्शन रिएक्शन होती है, एक होती है रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सी और रेडॉक्स रिडक्शन दोनों साथ आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स। तो इसमें देखो अपन कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। यानी देखो CO2 में कुछ जुड़ता है और अपन कहते हैं C6H12O6 बनता है। अगर मैं इसको मिटा दूं, है ना, तो अपन कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट। देखो इसमें हाइड्रोजन बढ़ रहा है घट रहा है, सोचो। इधर हाइड्रोजन 0, और है क्या भाई हाइड्रोजन इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इधर हाइड्रोजन बढ़ा है तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। ये भी हेल्प कौन करेगा, अपना क्लोरोप्लास्ट करेगा। कौन करेगा, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो रिड्यूस कार्बन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। इसके लिए ग्लूकोज को फॉर्म करवाने के लिए कौन सी क्या कौन हेल्प करेगा, क्लोरोप्लास्ट। वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन आया अपने पास, ब्रेकडाउन हुआ वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनी, और जो वाटर के ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन मिली, उस हाइड्रोजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिड्यूस होगी, यानी रिडक्शन करेगी अपना। क्या करेगी, रिडक्शन। और क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी। क्या बनाएगी, ग्लूकोज। ठीक है। और बाय द क्या कहते हैं, यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी। और इसी से ही वो केमिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, यूटिलाइज। 3 फंक्शन याद रखना है। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा अब लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसा तो है नहीं लेके बैठ जाएगा, कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। थर्ड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, है ना, उसमें क्या हो गया, उसी से ही केमिकल एनर्जी जैसे यूज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और लास्ट में वो क्या करेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हेल्प करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या फॉर्म करवा देगा, ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, जिसको अपन क्या कहते हैं, C6H12O6। इसका मतलब अपने को एक चीज और याद कर लेनी चाहिए, इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी, है ना। तो अपन लिखेंगे CO2 प्लस H2O। ये दो चीजें तो अपन ने यूज लिए, ये दोनों तो क्या किया अपन ने, यूज किया। यहां से याद रखना CO2 कहां से एब्जॉर्ब किया, एनवायरमेंट में से, एनवायरमेंट से किस पार्ट से, स्टोमेटा से। और H2O कहां से एब्जॉर्ब किया, रूट से। ठीक है। और फिर क्या बना, C6H12O6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन। कौन सी बनेगी, ऑक्सीजन। कौन सी बनेगी, ऑक्सीजन। अब बताओ साथ में एनर्जी भी तो बनेगी। हाँ हाँ हाँ, एनर्जी रेस्पिरेशन में बनती है। इसमें तो अपन एनर्जी तो दे रहे हैं, सोचो सनलाइट दी है कि नहीं दी अपन ने, सनलाइट, और किसकी हेल्प से, क्लोरोप्लास्ट, है ना। फुल तुम कर लेना, ठीक है। डबल एल आ गया, एक एल मिटा देता हूं मैं, क्लोरो लिख लेता हूं, ठीक है। सी चलो ओए, अब समझो एक क्वेश्चन और बनता है। फर्स्ट चैप्टर देखो यहाँ वापस रिवाइज हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर में तुमने 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी, एंडोथर्मिक और, एंडो मतलब अंदर ले रहा है, एक्सो मतलब बाहर निकाल रहा है। ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडो या एक्सो, एंडो, यानी ये एनर्जी को क्या कर रहा है, ले रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, यानी एनर्जी तो चाहिए थी इसको, अगर सनलाइट नहीं हो, रात को ले जाके प्लांट को दे दें और कहें कि अब फोटोसिंथेसिस करके बता, वो तो यही कहेगा हाथ बांध के कि तुम कह रहे हो खाना खा ले, ये तो कोई बात हुई क्या, उसके साथ तो यही हुई। ठीक है। तो जब तक उसके पास सनलाइट नहीं आएगी, सनलाइट ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी, सनलाइट भी एक टाइप का एनर्जी है। अपन ने पढ़ा भी है, जब अपन एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, है ना, उसमें पढ़ते हैं एक तो लाइट से, है ना, फोटोलाइटिक, और एक पढ़ी है अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक, और एक थर्मल। ठीक है, तीनों पढ़ी। उसमें से इलेक्ट्रोलाइट का ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब इसमें क्या यूज हुई है, सनलाइट। तो याद रखना ये कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, है ना। और रेस्पिरेशन में जब पढ़ेंगे तब क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहां एनर्जी अपन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और वहां क्या करते हैं, प्रोड्यूस। या एक तरीके से देखें तो वो इसका रिवर्स प्रोसेस ही होता है ना। अब देखो एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, कभी भी कोई पूछ ले आ जाए, है ना, आजकल देख के लोग पूछ लेते हैं कि भाई अच्छा बच्चा ऐसे पूछते हैं। ये जो H2 है, इसके स्प्लिटिंग से क्या क्या बना, वाटर एंड, सॉरी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट्स मीन ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकली या वाटर से, नहीं नहीं, सिर्फ वाटर से। किससे, सिर्फ वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ऑक्सीजन है वो कहां आ जाती है, या, ठीक है। तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, 6, क्योंकि ये कार्बन को क्या कर दिया मैंने, बैलेंस कर दिया। अब बताओ हाइड्रोजन के लिए भी यहां क्या लगेगा,
6, क्या लग जाएगा 6। तो अब ये तो बैलेंस हो गई रिएक्शन, क्या कुछ रहा है? ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 लगा दो, है ना। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। कितना हो गया, 6 दूनी 12, और ये कितनी हो गई 18, और ये कितना बना है, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर है ना 6, 6 12 ही हो रही है इधर, है ना। एक ऑक्सीजन का ग्रुप बढ़ाना है, इसको भी इधर 6 करते हैं एक बार, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, ठीक है। देखो ये 6 कहाँ से आ जाएगी यहाँ पे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन को अपन जब भी याद रखना है तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है, वाटर से। कहाँ से, वाटर से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं, स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं हर टाइम वो मुंह फाड़ के बैठा रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड आती रहे और बाहर क्या निकलती जाए, ऑक्सीजन। ऐसा क्यों नहीं करता वो भी समझेंगे, बट पहले समझते हैं स्टोमेटा होता है क्या है। मिंट ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव। लीव की जो लेयर होती है ना, एपिडर्मल लेयर नीचे वाली, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है, जो कि बहुत छोटे छोटी ओपनिंग होती है, जिसका काम क्या है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसेज एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। किसके टाइम में, फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तब गैसेज एक्सचेंज कौन करवाएगा, स्टोमेटा। अब देखो स्टोमेटा में क्या होता है, वाटर जब अंदर जाता है और वाटर जब बाहर निकलता है, तो जब अंदर जाता है, तुम लोगों ने देखा होगा जब कपड़े वपड़े धोते हैं अपन, अपन तो कहाँ धोते हैं, मम्मी धोती है या फिर, है ना, जब कपड़े धोते हैं, या फिर कई बार अपन पानी के अंदर हाथ डाल के, कभी स्विमिंग पूल चले गए, काफी देर तक हाथ पानी में रखे, तो अपनी ये स्किन भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, फूल जाती है, हल्का सा ऐसा लगता है आज तो हाथ मोटा मोटा लग रहा है ना। या फिर किशमिश को पानी में डालते हैं तो भी वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ऐसे कैसे, जब अपनी ओपनिंग जो होती है वो कैसे होती है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। एक्चुअल में ये अपने पास क्या है, एक स्टोमेटा है, ये इसकी क्या है, गार्ड सेल है, क्या है, और ये दूसरी गार्ड सेल होगी, ठीक है। अब देखो इसके बीच में जो ये है, इसको अपन क्या कहेंगे, पोर कहेंगे, जिससे क्या होगी, गैस एक्सचेंज। अगर ये बंद हो गया, ये बंद हो गया तो क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, नहीं। और ये जब खुल गया तब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो इसके लिए कौन मतलब रेस्पॉन्सिबल है, वाटर। कौन है, वाटर। जब वाटर क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, वाटर इसके अंदर जाएगा, देन व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, यानी वाटर कहां गया, अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल होगी, उनमें स्वेलिंग आएगी, यानी वो फूलेगी, है ना। जैसे मान लो कि ये दोनों अपनी गार्ड सेल है ना, जब ये फूलेगी तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगी, तो बीच में जो पोर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा, और उससे क्या चली जाएगी, गैसेज अंदर और गैसेज बाहर। अब जैसे ये वापस क्या होगा, वाटर बाहर निकलने लगेगा, तो क्या होगा, वापस सिकुड़ने लगेगी, यानी सिंक होगी, और जिससे कि वापस क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बहुत इजी होगी कि भाई जब वाटर क्या हो रहा है, इनसाइड जा रहा है, तो क्या हो रही है, स्वेलिंग हो रही है ना, स्वेल कर रही है, सेल क्या कर रही है, गार्ड सेल क्या कर रही है, स्वेल कर रही है। देखो वाटर अंदर गया तो ये क्या हो गई, फूल गई, जिससे कि क्या हो गया, पोर क्या हो गया, ओपन हो गया, और जैसे ही वो वाटर बाहर निकला तो क्या हो गई, सिंक हो गई, क्या हो गई, सिंक, यानी वापस सिकुड़ गई, और अब स्टोमेटा वो पोर, स्टोमेटा पोर जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जब क्लोज हो जाएगा तो क्या गैसों का एक्सचेंज होगा, नहीं। अब देखो ऐसा क्या हुआ, वो तो पूरे दिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, अपना नाक अपन बंद करते हैं क्या कि भाई अभी थोड़ा बंद कर लो, वो तो तब जब बदबू आ रही हो तब, है ना। बाकी जनरली अपन ना नाक खुला रहता है 24 घंटे। तो वो क्यों बंद करते हैं, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो केवल इसी में हेल्प नहीं करता, वो एक अपने पास जब अपन पास वाटर ज्यादा हो जाता है तब अपन वाटर को क्या करते हैं, एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं इवेपोराइजेशन से, ठीक है, उस प्रोसेस को रोकने के लिए, उस प्रोसेस को रोकने के लिए कि रात को उसकी जरूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड रात को प्लांट्स को चाहिए नहीं, क्योंकि रात को वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो रात को भी वो क्या कर लेते हैं, इसको स्टोमेटा पोर्स को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। एक चीज और एक बार देखते हैं आगे क्या है। चलो एक बार अपन बात करते हैं कि जो ये अपने ट्रॉपिकल रीजन में, यानी या फिर अपन डेजर्ट वगैरह के प्लांट्स की बात करें, है ना, ड्राई ट्रॉपिकल एरिया, जैसे डेजर्ट में, जैसे अपनी खेजड़ी है, देखिए होगी अपने एरिया के तो सारे के सारे ड्राई प्लांट्स ही है, ठीक है। खेजड़ी हो गई, बेर हो गया, है ना, कैर हो गया, कैर में तो कभी वो लगती भी नहीं है लीफ, है ना। देखिए कैक्टस हो गया, इनमें लीफ नहीं होती है, ठीक है, और लीफ होगी तो भी क्या होती है, छोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो तो एक टाइप का एडेप्शन है,
क्योंकि उनको पता था जितनी लीफ होगी तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और उनको वाटर की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, उनको मरना है। तो उन्होंने कहा लीफ रखते ही नहीं है अपन। और जहां लीफ है वहां पे भी वो क्या करते हैं, स्टोमेटा दिन के टाइम नहीं खोलते, क्योंकि अपने इधर गर्मी कितनी होती है, भयंकर गर्मी पड़ती है ना। अगर अपन भी सन क्रीम वगैरह नहीं लगा के जाएं, या फिर वो तुम टैनिंग स्किन होती है, क्या होती है तुम्हारे, है ना, वो होने लग जाते हैं, थोड़ी देर जाते हो तो भी, तो अपने प्लांट्स को भी तो ऐसा कुछ क्रीम व्रीम लगा के बाहर भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि ये दिन के टाइम में अपने स्टोमेटा खोलते ही नहीं। ये कहते हैं हम दिन में नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम भी क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, है ना, जैसे अपन लगाते हैं ना सनस्क्रीन वैसे। तो इन्होंने क्या किया कि रात के टाइम ही ये सिर्फ ओपनिंग करते हैं स्टोमेटा को। इससे क्या होगा, रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक कर लेंगे, और उससे क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बना लेते हैं, यानी एक बीच का प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं आएगी तब तक वाटर क्या टूटेगा नहीं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए क्या जरूरी है, सनलाइट, है ना। जब तक सनलाइट नहीं आई तब तक वाटर तो डिसोसिएट नहीं होगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड पहले लेके ये रख लेते हैं। ये वही बात हुई, कुछ फैक्ट्रियां होती है जिनमें सप्लाई, जो लाइट की सप्लाई होती है वो 4 से 6 घंटे की हो रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो 4 से 6 घंटे के टाइम के अलावा काम ही नहीं करेंगे, काम तो वो करेंगे। वो क्या करेंगे, जो सामान लाना है वो ला के रख देंगे, सब कुछ तैयार रखेंगे कि अब लाइट आई और उसमें डाला और प्रोसेस किया। जैसे बिस्किट है ना, बिस्किट का आटा वगैरह जो गूंथता है वो गूंथ के पहले रख देंगे। अब उसको मतलब क्या कहते हो तुम, टोस्टेड करना हो, उसके लिए अपन क्या करिए, लाइट चाहिए, यानी अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई अपन ने उसको टोस्टेड करके बाहर निकाल दिया। तो अपना फोटोसिंथेसिस में भी यही होता है। वो दिन में क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक कर लेते हैं, इंटरमीडिएट बना लेते हैं। और जैसे ही सनलाइट आई अब वो वाटर को स्प्लिटिंग करेगा, उस वाटर के अंदर से जो भी हाइड्रोजन आएगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करवाएंगे और क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेते हैं। दैट्स मीन जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो भी 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। कितने पार्ट में, एक होता है जिसमें होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। डार्क का मतलब अंधेरे में भी वो काम हो जाता है, अंधेरे में वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करेगा और उसको क्या कर देगा, इंटरमीडिएट बना लेता है। जैसे ही लाइट आई तो वाटर का क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा। वो कौन सी हो जाएगी, लाइट रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी, लाइट रिएक्शन। ये हुआ पूरा का पूरा किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, है ना। यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस का मतलब हुआ जो अपना फूड खुद नहीं बना रहे, सीधी सी बात है, दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, है ना। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जैसे कि मैं और आप, है ना, गाय भैंस जो भी है, कुत्ता, है ना, सारे एनिमल जो है वो कैसे हैं, हेटरोट्रॉप्स। कैसे हैं, हेटरोट्रॉप्स। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। मतलब कि वो केमिकल सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में नहीं सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंट से ऑर्गेनिक सब्सटेंट नहीं बना पा रहे। अपन ऑर्गेनिक सब्सटेंट ले रहे हैं किससे, प्लांट से। देखो प्लांट में लास्ट में अपन ने जो ग्लूकोज बनाया ना, ये C6H12O6, ये है ना स्टोर जाके होता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। कहां पे, लीफ वगैरह में। तो वो भी एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब अपन हेटरोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो 3 टाइप के हेटरोट्रॉप होते हैं। कौन से, पहला सेप्रोट्रॉपिक, दूसरा पैरासाइटिक, और तीसरा होलोजोइक। इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, है ना, ज्यादा लोड की बात नहीं है। जैसे ये पैरासाइटिक का याद रखना, इसमें कसकुट्टा भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, पैरासाइटिक का। क्यों, क्योंकि उसमें अपन ने देखा वो ऑटोट्रॉप्स नहीं था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स, और उसमें कसकुट्टा दे रखा हो तो उसको भी क्या कहेंगे, ये टाइप नहीं है, क्योंकि उसमें कैसा होता है, पैरासाइटिक होता है, क्योंकि वो किसी और से फूड ले रहा है ना। तो अब अपन देखते हैं अमीबा में, किसमें, अमीबा, है ना। तो अमीबा में कैसा होता है, अमीबा में होते हैं ये जो है ना, ये निकल रखे हैं ना, इनको अपन कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ये क्या करता है, फूड को घेर लेता है। क्या कर लेता है, घेर लेता है। जैसे ही फूड को देखा, केमिकल चेंज करता है अपने अंदर, है ना, केमिकल को छोड़ता है, जिससे कि ये क्या हो गए, इसके स्यूडोपोडिया उस फूड को घेरने लग जाते हैं। फिर घेर के क्या कर लेता है, इंटेक कर लेता है। इंटेक करने के बाद अपन ने फिर बार बार सेल चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सेल इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो सेल में एक पार्ट होता है वैक्यूल, है ना, पढ़ी है ना, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल का फॉर्म कर लेता है। जैसे ये फूड वैक्यूल का फॉर्म करेगा, अब इसके फूड वैक्यूल के अंदर ही उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी डाइजेशन। एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ फूड हुआ। जैसे ही डाइजेशन हुआ, फिर ये क्या करेगा, डाइजेशन के बाद एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और कोई भी सब्सटेंस जाता है, उसे क्या कहते हैं,
डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से क्या करेगा, फूड को इंटेक कर लेगा, एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, और आफ्टर देन क्या करेगा, इसको पूरी की पूरी फूड वैक्यूल के ही अंदर ही जो भी अपना एक्सक्रिएशन उसको करना है या फिर जो भी उसको बाहर निकालना है वो फूड वैक्यूल के थ्रू ही इसको बाहर छोड़ देता है। क्या कर देता है, इसको बाहर छोड़ देता है। ये किस में हो रहा है, अमीबा में। किस में हो रहा है, अमीबा में। अमीबा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अपने को ये याद रखना विथ लेबल डायग्राम कि सर पहले उसने स्यूडोपोडिया से उस फूड को क्या किया, घेर के एकदम इंटेक कर लिया और फूड वैक्यूल का फॉर्म किया। जैसे ही फूड वैक्यूल बन गई तो डिफ्यूजन के थ्रू उसने क्या किया, फूड को इंटेक किया। जब डिफ्यूजन के थ्रू फूड इंटेक हो गया तो वो कंप्लीट किसको, फूड वैक्यूल को ही क्या करता है, बाहर छोड़ देता है। क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है। अब नेक्स्ट लेते हैं आप और मैं, कौन है, ह्यूमन बीइंग, है ना, बीइंग ह्यूमन या ह्यूमन बीइंग। बीइंग ह्यूमन कौन है, क्या बात है ना। और अब बताओ तो ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है, क्योंकि अपने अंदर न्यूट्रिशंस तो अपन इंटेक करते हैं माउथ से, बट उसको ब्रेक डाउन करके अपने बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में लाने के लिए जिस सिस्टम को यूज करें वो कौन सा हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन भी इससे तुम्हें पूछे जा रहे हैं। तो देखो, न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन आएगा, एक तो आएगी एलिमेंट्री कैनाल, है ना, यानी माउथ से लेके फिर कौन सी, इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस से बाहर निकाल देते हैं अपन फूड को। ये जो पूरा पाथ है इसी को ही क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जैसे अपने सलाइवरी ग्लैंड, फिर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि इसमें है, क्या स्टोमक में है, उसके बाद पैंक्रियाज, फिर लीवर, फिर इंटेस्टाइन ग्लैंड। ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स यानी एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये सारा मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो, वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये अपने को सीक्वेंस याद रखना है ना, बार बार पूछ लेते हैं ये लोग कि भाई फूड इंटेक कहां से किया, माउथ से, फिर कहां गया, इसोफेगस से, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो कोयल बना रही है एक, है ना, यह सब बनाना बहुत इजी है इसको, तभी मैं बना नहीं रहा हूं ना, ऐसे 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 कोयल बना लेती है। ठीक है, और फिर कहां चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से कहां बाहर निकाल देंगे अपन, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर इसको इजेक्शन कर देते हैं, है ना। अब देखो, और ग्लैंड के अंदर मैंने बता दिया है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, पैंक्रियाटिक, गैस्ट्रिक, है ना, जूस जो बनता है उससे। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास एक बात आती है कि फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ, जिसको अपन और क्या कहते हैं, बकल कैविटी, है ना। इससे क्या करते हैं अपन, फूड को इंटेक करते हैं। क्या करते हैं, इंटेक। इसमें 3 पार्ट है, मेजरली कितने पार्ट है, 3। ठीक है, एक सेकंड इसको बड़ा कर देता हूं। बस, ठीक है, ये जो माउथ है, माउथ में 3 चीजें होगी, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। देखो, टीथ का काम क्या है, ये फिजिकल डाइजेशन करवाता है ना। तुमने बचपन में पढ़ा है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। एक तो फिजिकल चेंज होता है जिसमें स्टेट चेंज हो सकती है, या फिर उसका क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। तो जैसे मैंने खाना लिया, रोटी ली, रोटी को माउथ में लेने के बाद में उसकी चीविंग जो करते हैं वो किससे करते हैं, टीथ से। उसमें वो क्या कर रहा है, ओनली एंड ओनली फिजिकल चेंज करवाता है। फिजिकल चेंज में कौन हेल्प करवाता है, टीथ करवाते हैं। कौन करवाते हैं, टीथ। बट जो सलाइवा होती है वो किससे सीक्रेट होती है, सलाइवल ग्लैंड से। तो जो सलाइवा है उसको मिक्स करने का फंक्शन किसका है, टंग का। और क्या हो सकता है, टेस्ट का, है ना, लपचप करवाना। लपचप तो होता ही है, किससे होते हैं, टंग से ही हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे काम किसके, टंग के। उसके बाद आती है सलाइवल ग्लैंड, सलाइवा को सीक्रेट कर रही है, बट सलाइवा का फंक्शन क्या है, तो सलाइवा जो है ये यहां से ही क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि विच पार्ट ऑफ बॉडी स्टार्ट केमिकल डाइजेशन, है ना, यानी जहां से केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वो कौन सा पार्ट है। तो अपन कौन सा पार्ट लेंगे, बकल कैविटी। कौन सा लेंगे, बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होगा, जैसे स्टार्च आएगा,
कौन आएगा? स्टार्च। तो एमाइलेज करके एक एंजाइम होगा, कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज। एक बार आएगा पेंक्रियाज में भी, ठीक है, और एक यहाँ पे, तो अपन कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज बोलेंगे। सलाइवरी एमाइलेज लेके स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, किसको? स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, और जिससे कि क्या हो जाएगा? फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अभी 5 मिनट पहले अपन ने बात की थी कि स्टार्च भी एक टाइप का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है? वो किससे बना है? ग्लूकोज से, है ना? ग्लूकोज जब ज्यादा बन जाता है, या फूड जब इसमें प्लांट में ज्यादा सिंथेसाइज हो जाता है, तो वो उसको स्टोर करता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा शुगर में, किसमें? शुगर में, विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज। किससे? एमाइलेज के हेल्प से। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपन कैसे पता करें कि उस फूड में से जो स्टार्च है, वो डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ। तो एक स्टार्च टेस्ट होता है जिसके लिए अपन आयोडीन का यूज करते हैं। किसका? आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? जैसे ही आयोडीन को स्टार्च से रिएक्ट करवाया जाता है, तो वो अपना कलर क्या करेगा? चेंज। और अगर आयोडीन है और स्टार्च नहीं है वहां पे, आयोडीन डाला अपन ने, स्टार्च नहीं है वहां पे, तो क्या वो कलर चेंज करेगा? नहीं। तो अपन क्या करते हैं? फूड लेते हैं, थोड़ा सा चिविंग करते हैं मुंह में, है ना, और उसके बाद में कहा उसके ऊपर क्या डालते हैं? आयोडीन, और देखते हैं कलर है नहीं, दैट्स मीन फूड के अंदर क्या हो चुका है? कार्बोहाइड्रेट, यानी स्टार्च का क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। मेजरली क्या हो गया? फूड का डाइजेशन यहाँ पे हो गया। किस पार्ट का? कार्बोहाइड्रेट का। बट प्रोटीन पड़ा है, फैट पड़ा है, उनका डाइजेशन होना है। उसके बाद फूड जाएगा ओसोफेगस में। किसमें? इसोफेगस या ओसोफेगस में, है ना, इसोफेगस ही बोलेंगे। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। इसमें ना तो कोई डाइजेशन होता है, ना ही कोई एब्जॉर्प्शन होता है। माउथ में तो फिर भी एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे बहुत सी टैबलेट्स वगैरह जो होती है, वो डॉक्टर अंकल बोलता है कि जीभ पे रख के बैठना, ऐसे नहीं खा जाना उसको, है ना, ताकि वो मुंह में क्या हो जाए? डिजोल्व हो जाए, और फिर मुंह से ही क्या हो जाए? एब्जॉर्प्शन हो जाए, है ना। तो मुंह से बहुत सी अपनी जो मेडिसिन होती है, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? माउथ से हो जाता है, यानी बकल कैविटी से। इसका मतलब इसमें कुछ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और मेजरली डाइजेशन दो टाइप का, फिजिकल डाइजेशन टीथ करवाता है, केमिकल डाइजेशन कौन करवा रहा है? सलाइवा। और सलाइवा में एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज। अब देखो, अब कहाँ आया? ओसोफेगस में आया फूड। ओसोफेगस में ओनली फूड क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ माउथ को किससे जोड़ रहा है? स्टोमक में। माउथ से स्टोमक में फूड को लेके आएगा। माउथ टू स्टोमक में फूड लाने के लिए कौन हेल्प करेगा? ओसोफेगस। अब पार्ट आता है अपना स्टोमक। कौन आता है? स्टोमक। स्टोमक का काम क्या है? स्टोमक क्या करता है? एक तो जैसे ही खाना खा लिया, उसके 3-4 घंटे तक फूड को स्टोर भी कौन करके रखेगा? स्टोमक। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ रख रहा है ना, उसमें वो चेंज भी करेगा। बट 3 से 4 घंटे तक लगभग फूड कहाँ पड़ा रहता है? स्टमक में। इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने खाना नहीं खाया तो पेट अंदर है, जैसे खाना खाऊंगा यूं करके हाँ घुमाते रहते हैं हाथ ऊपर, है ना। तो इसका मतलब वो पार्ट क्या करता है? अपने आप को इनलार्ज भी कर लेता है, ठीक है। तो स्टमक अपना साइज भी इनलार्ज कर सकता है। और ये शेप कैसा है इसका? जे शेप है। कैसा है? जे शेप। तो जे शेप ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करेगा? फूड को स्टोर करके रखता है। इसमें भी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 सीक्रेशन होते हैं। कितने? 3। पहला HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या करेगा? स्टोमक का जो मीडियम है उसको कैसा बनाएगा? एसिडिक। उससे क्या होगा? 2 फायदे उसका। एक तो कि जैसे ही फूड आया, फूड के साथ कोई ना कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आएगा, उसको क्या कर देगा? फिनिश, खत्म कर दिया। दूसरा, जो पेप्सिन एंजाइम है, उसको एक्टिवेट भी कौन करेगा? कौन करेगा? HCl, है ना। तो दूसरा, और एक, अब वो और क्या सीक्रेट करता है? और सीक्रेट करता है पेप्सिन एंजाइम। क्या करता है? पेप्सिन। और तीसरी चीज म्यूकस। क्या करता है? म्यूकस। अब म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस इसकी इनर वॉल जो है, इसकी इनर वॉल, इसके लिए क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा। देखो, ये तो बकल कैविटी, ये क्या क्या टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स को से कंसिस्ट होती है। फिर टीथ तो कट करता है, फूड को कट और चिविंग में हेल्प करता है, विच इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। फिर सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। ये क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवा। और सलाइवा टंग हेल्प टू द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन फूड। सलाइवा को मिक्स करवाने का हेल्प कौन करती है? टंग, ठीक है। आगे, सलाइवरी ग्लैंड हेल्प टू द केमिकल डाइजेशन बाय द सीक्रेटिंग एंजाइम। द ह्यूमन सलाइवा कंटेंट्स एन एंजाइम विच कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो क्या काम आता है? यहाँ आ गया।
सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ फूड इनटू द शुगर। जो शुगर फूड के अंदर जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन किस में करेगा? शुगर में करवाएगा। किस में करवाएगा? आगे कह रहा है कि इसोफेगस जो है वो कैरी आउट करते हैं फूड को कहाँ ले जाने के लिए? स्टमक में। ये अपनी बक्कल कैविटी होगी। नेक्स्ट लेते हैं, ये क्या है? स्टमक। जे शेप ऑर्गन विच प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोम, है ना, पेट के लेफ्ट साइड में, है ना, अपने किस साइड में? लेफ्ट में, और राइट में लीवर हो जाएगा लगभग, ठीक है। फूड स्टोर इन स्टमक अबाउट 3 hours. During this time, the food break down into the smaller pieces and form semi-solid paste. यहाँ से क्या बन गया? सॉलिड जो था, जैसे अपन जो हम अपने देसी भाषा में कहते हैं तो मूरिया जो लेते हैं, है ना, चूरमिया करार मूरिया जो लिया, वो अब सॉलिड है, हल्का क्या है? सॉलिड। अब वो स्टमक में जाने के बाद क्या हो जाता है? सेमी सॉलिड फ्लूइड बन गया। क्या बन गया? सेमी सॉलिड। अब उसका क्या काम है वो अभी जस्ट इसके बाद में बताएंगे कि सेमी सॉलिड बनाने का क्या रीजन था। ये 3 ट्यूबर ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जो कि क्या सीक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस। अब देखो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं? 3 सब्सटेंट होते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। मैंने बता दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज नेचर इज एसिडिक, है ना, इसकी नेचर कैसी होगी? एसिडिक। कैसी होगी? एसिडिक। दूसरा एसिडिक मीडियम, in the acidic medium enzyme pepsin being to digestion of the protein in presence in that present in the food and form smaller molecule। जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होगा और क्या बनाएगा? प्रोटीन। जैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने कहा शुगर बनाता है, वैसे वैसे प्रोटीन अमीनो एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? एमिनो एसिड। और फैट जो है वो फैटी एसिड में, इसमें फैट फैटी एसिड में टूटेगा। थक गए क्या? तो ये कहा हाँ कि ना? बस ये खत्म करके फिर एंड करते हैं। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिवेटेड ओनली द प्रेजेंस ऑफ एसिड। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में ही क्या होता है? ये एक्टिव होता है। और अदर फंक्शन ऑफ HCl इज किलिंग द बैक्टीरिया एनी मे बी द एंटर इन द स्टमक विथ फूड। जो फूड के साथ कहाँ आ गया है? स्टमक में, उसको क्या करेगा? फिनिश करेगा। क्या करेगा? फिनिश, ठीक है। और म्यूकस हेल्प टू द प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम ऑन द secretion of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सीक्रेटेड ऑफ सीक्रेशन। कोई नहीं, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।